नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको अवगत है कि हाल ही में यूके SSC ने एक कैलेंडर भी जारी किया है, उसके साथ साथ एक विज्ञापन भी जारी किया है व्यक्तिगत सहायक का। तो आप सब देख सकते हैं कि आज के समय में अगर कोई बच्चा तैयारी करता है या फिर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जो उत्तराखंड का सिलेबस है, उत्तराखंड का जो सिलेबस होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होता है, कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। तो वो सब चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आज जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है और आप सबकी तैयारी से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात निकल कर ये आती है कि उत्तराखंड का जो सिलेबस है वो किस प्रकार का रहेगा, उत्तराखंड का सिलेबस में क्या क्या चीज़ दिखाई गई हैं। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आयोग क्या कर रहा है, विशेष रूप से वो नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका आयोग का पैटर्न बिल्कुल बदल रहा है। ठीक है, तो आयोग का पैटर्न बदलने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो आयोग का पेपर पूछने का पैटर्न है वो भी नया होता जा रहा है और नए नए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ रही है। ठीक है, तो एक अभ्यर्थी को जो सिलेक्शन ले पाता है और जो सिलेक्शन नहीं ले पाता है तो वो किस तरह से तैयारी करेगा अपनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी होगा, ठीक है, जो अभ्यर्थी होगा वो तैयारी कैसे करेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको ये जैसा कि ज्ञात है कि 20 अंक का क्या होता है, हिंदी होती है। ठीक है, 20 अंक की क्या होती है, 20 अंक की हिंदी होती है, हिंदी होती है। और आप सबको ज्ञात है कि 40 का उत्तराखंड पूछा जाता है। ठीक है, 40 का उत्तराखंड पूछा जाता है और 40 के जीएस में क्या होता है, 40 के जीएस में 10 नंबर की रीजनिंग भी आ जाती है और इसी के साथ साथ 10 की रीजनिंग और बाकी इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी शामिल होता है। क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, उन सब चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। आप सबको ज्ञात हो गया कि क्या क्या चीज़ पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम हिंदी के सिलेबस को देख लेते हैं कि हिंदी के सिलेबस में क्या चीज़ डिफ़ाइन की गई है। ठीक है, हिंदी के सिलेबस में सबसे पहले देख लेते हैं कि 20 अंक की, जैसे कि आपको पता है, हिंदी आती है और सबसे पहला पोर्शन है 20 नंबर की हिंदी। ठीक है, हिंदी को तैयार करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जब सेवा में जाएंगे तो हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका रहती है। हिंदी को जब आप तैयार करते हैं, क्योंकि आपको सारे बाकी जो प्रयोग करने हैं, आपको सारा जो कार्यवाही करनी है, जो कागजात कार्यवाही होती है, जो प्रशासकीय कार्य होते हैं, वो सब हिंदी में करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेजरली देखेंगे हम, तो मेजरली देखें तो 13 टॉपिक इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, जिसमें जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो पोर्शन होता है, एक हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। ठीक है, इसमें साफ साफ आयोग ने लिख दिया है कि लाइन में उत्तराखंड राज्य एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है, पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी उसको भी पढ़ना होगा और भाषा साहित्य तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले देखें, सबसे पहला जो टॉपिक है, ठीक है, भाषा एवं हिंदी भाषा, इसमें दिया गया है कि भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा के विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हाल ही में जो है कुछ क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और जो एक दो पेपर आपने देखे होंगे, जैसे कि उत्तराखंड बीडीओ का पेपर हुआ। ठीक है, बीडीओ और बीपीडीओ वाला पेपर हुआ था। इसके अलावा जो आबकारी वाला पेपर है, ठीक है, आबकारी वाला पेपर है, आबकारी वाले पेपर में भी उन्होंने कुमाऊनी गढ़वाली का प्रयोग किया है, बोलियां जो है पूछी गई हैं और उसमें कुछ मुहावरे उन्होंने दिए थे, तो उसका भी आंसर देना आना चाहिए जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहा है। तो विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी बोलियां हैं उसका भी थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा हिंदी भाषा के प्रकार, भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी भाषा की बोलियां। ठीक है, कार्यालयी भाषा से प्रश्न आता है, ध्यान रखना, आजकल इसकी जो है काफ़ी चर्चा हो रही है और काफ़ी मांग भी जो है बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कार्यालयी भाषा से जो पत्र होते हैं, ठीक है, जो पत्र जारी होने होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पत्र यानी कि किस प्रकार का पत्र होता है, यानी कि जैसे जो है निजी कोई जो है भाषा का जो है
निजी भाषा में आपने कोई पत्राचार किया है या फिर कोई जो है निजी कार्यालय भाषा का कोई पत्राचार है तो उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड टॉपिक अगर हम देखें तो लिपि एवं वर्णमाला, ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास और देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, इस सब का भी आपको पता होना चाहिए। देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार हुआ है, देवनागरी लिपि के गुण दोष क्या हैं, इसके अलावा लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषा इससे किससे किस प्रकार संबद्ध है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हो गए हमारे। और इसके अलावा अगला टॉपिक अगर हम देखें हिंदी बर्तनी स्पेलिंग, ठीक है, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम, चिट्ठी, हिंदी अंक, ठीक है। चिट्ठी के जैसे कि मैंने विराम चिन्ह चिन्ह बोल रहा है, सॉरी चिन्ह है ये, हिंदी अंक और शुद्ध अशुद्ध, ये आपको बिल्कुल विशेष रूप से पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा में अगर कोई शब्द लिखा है, ठीक है, हिंदी भाषा में अगर कोई शब्द लिखा है तो उसका शुद्ध और अशुद्ध रूप से आपको पता होना चाहिए, उसके प्रयोग पता होने चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप कार्यालय भाषा का प्रयोग करते हैं और कार्यालय कुछ आदेश का आप जो है प्रयोग में लाते हैं या फिर कुछ ऐसी जो है आप लेटर टाइप कर रहे हैं किसी ग्रुप सी की पोस्ट में, तो आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द का पता होना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो अभ्यर्थी प्रशासन में आएगा उसको इस चीज़ का पता होगा, ठीक है। तो यहाँ शुद्ध अशुद्ध शब्दों का भी पता होना चाहिए, विश्लेषण पता होना चाहिए और विराम चिन्ह, हिंदी अंक, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा शब्द संरचना मेजर है बिल्कुल। शब्द संरचना में आप देखेंगे वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग वचन, पुरुष, काल और कारक, ठीक है। ये आपका वोकेबलरी वाला जो पोर्शन होता है उससे संबद्ध है कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो यानी कि जो व्याकरण वाला पोर्शन है, ठीक है, जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो आपको ध्यान में रखना होगा, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग वचन, पुरुष, काल, कारक, ठीक है, वर्ण, अक्षर, ये सब तो आपको बिल्कुल उंगलियों पर होने चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। और पिछले वर्षों के पेपर अगर आप देखेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है। शब्द भंडार जैसे कि मैंने बताया वोकैबुलरी से संबद्ध है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तत्सम, तद्भव ये क्या होता है, और देशज, आगत, ये शब्द किस प्रकार के शब्द होते हैं। ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें शब्दों से जोड़कर आयोग प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगला है 6 नंबर पर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बड़ी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक संधि से पूछकर, तो क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है आयोग, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे किस प्रकार की संधि जो है कौन से वाक्य में प्रयोग की जाती है और संधि को कैसे पहचानें, ठीक है, इसमें कौन सी संधि लगी है वाक्य में, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा वाक्य परिचय, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि, ठीक है, वाक्य शुद्धि किस प्रकार होती है, यानी कि अशुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य क्या है, तो इसका भी आपको जो है भान होना चाहिए कौन सा शब्द पहले आएगा, ठीक है। जैसे कि एक शब्द है मैंने उस कार्य को किया, मैंने उस कार्य को ही किया, तो इन दोनों में अंतर है। या मैंने वह कार्य किया ही, ये दोनों, ये अशुद्ध शब्द हो गया, ठीक है। तो ये इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो 8वां है अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, परिचय एवं वाक्य प्रयोग, ठीक है, अलंकार का किस वाक्य में प्रयोग होता है, मुहावरे किस प्रकार होते हैं, ये जितना भी पोर्शन आपको बता रहा हूँ मैं, हिंदी का पहला वाला जो पोर्शन है यानी कि भाषा एवं साहित्य वाला, हिंदी सामान्य भाषा का जो पोर्शन है, इसमें आप देखेंगे जो वोकैबुलरी होती है, ठीक है, वोकैबुलरी होती है वो आपको मेजरली तैयार करनी होगी, ठीक है। वोकैबुलरी आपको मुख्य रूप से तैयार करनी होगी, वोकैब, ठीक है, वोकैब तैयार करनी होगी, और जब भी आप जो है क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। ये आप अगर आप इसके क्वेश्चन की बात करें तो 8 क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछ लेता है, ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन जो है इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं और आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगला अगर हम देखें हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय,
तो हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय में आप देखेंगे जो 2 खंड हैं, ठीक है, 2 टॉपिक दे रखे हैं और इसमें से आपको विशेष रूप से तैयार करना होगा, ठीक है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, मक्खनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, ठीक है। तो इन सब का आपका क्या करना है, जो पद्य वाला पोर्शन है और ये नीचे गद्य वाला है, ठीक है। राहुल शंकराचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई और शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी। तो इन सब पर क्या करना है आपको, एक पेपर पे नोट कर लेना है इन सबको, ठीक है, एक एक करके पॉइंट वाइज नोट कर लेना, ठीक है। पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे, उसके साथ साथ इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। इन सब की रचनाएं हो और पिछले वर्षों के पेपर आप लगातार देखते रहिए, इससे क्या होगा, आपकी हिंदी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का पोर्शन हुआ। हिंदी आपको किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए। हिंदी के लिए अगर हम सोर्स की बात करें तो हिंदी के लिए विशेष रूप से क्या सोर्स फॉलो किए जाने चाहिए, और जो मैं भी फॉलो करता हूँ आपको भी फॉलो करने चाहिए। जैसे कि सबसे मेन है इसमें लूसेंट, ठीक है, लूसेंट की किताब मस्ट है, ठीक है। लूसेंट आपका वोकेबलरी मजबूत कराएगी, लूसेंट, ठीक है। लूसेंट तो आपको पढ़नी ही पढ़नी होगी, ठीक है। लूसेंट आप पढ़िए, लूसेंट आप पढ़िए और विशेष रूप से पढ़िए इसको, एक बार नहीं कई बार रिवीजन लगाइए। इसके साथ साथ बी एस नेगी की पिछले वर्षों के पेपर भी दिए होते हैं उसमें, ठीक है। बी एस नेगी की पुस्तक है हिंदी की, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं आप, एकदम बढ़िया बुक है। वहाँ से क्वेश्चन भी उठाता है आयोग, तो कई बार क्वेश्चन जो है सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, आप इसकी चिंता मत करिए क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हिंदी का ये दोनों चीज़ फॉलो कर लेंगे आप। एक तो हो गया लूसेंट, ठीक है, एक हो गया बी एस नेगी हो गया, और इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर में आयोग ने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं वो तो आप मस्ट है, बिल्कुल आपको साथ में रखना होगा, ठीक है। जैसे रोज़ उठ के हम पानी पीते हैं, ऐसे ही हमें सुबह उठ के सबसे पहले प्रीवियस ईयर को पीना है, बिल्कुल रोज़ पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल उंगलियों पे होनी चाहिए, क्योंकि इसी की पूजा करने पे आपको ये समझ में आएगा कि आयोग किस प्रकार के क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैटर्न भी आपको समझ में आएगा जब आप 1 महीना 1.5 महीने 1 से 1.5 महीने तक आप जो है लगातार इसको कर लेंगे, तो आपको ये जो है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी अभ्यर्थी सफल हो रहा है उसके तैयारी में और सफलता में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर की तो पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हो गया और हिंदी, यहाँ पर हमारा हिंदी का टॉपिक समाप्त हुआ। और इसके अलावा जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, देखिए रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। रीजनिंग क्यों ज़रूरी है, आपको लॉजिकल गैसिंग पावर आपका बढ़ाता है, ठीक है। लॉजिकल गैसिंग पावर आपका बढ़ाता है, बूस्ट करता है और आपके सोचने विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाता है। आप कहीं पर भी कोई भी बात करिए, आपके बात में लॉजिक लाएगा और साथ साथ आपके दैनिक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है और इसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आपकी होनी ज़रूरी है, इसलिए शायद आयोग ने इसको इसी वजह से इस सिलेबस में शामिल किया है। इसके साथ साथ इसने क्वेश्चन की भी संख्या बढ़ाई है, ठीक है। आजकल आप देखेंगे कि 10 नंबर की रीजनिंग नेट पूछी जा रही है, बिल्कुल विशुद्ध रूप से आप देख सकते हैं। 10 नंबर की रीजनिंग तो आपको सीधे सीधे मिलने ही वाली है, ठीक है। 10 नंबर की रीजनिंग कहीं नहीं जाती है और 10 नंबर की रीजनिंग में ये मतलब बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ठीक है। आप सीधे अगर आपको आता है तो सीधे 10 के 10 आप ले जाएंगे, 10 नंबर बिल्कुल नेट आपका सिक्योर हो जाएगा। जो 40 नंबर में जीएस का पोर्शन है उसमें से 10 आपका नेट बिल्कुल सेव हो जाएगा, यानी कि आपका 10 नंबर का बोनस मिलेगा अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आ गई तो, ठीक है। तो यहाँ रीजनिंग भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें जो टॉपिक हैं ये सब ध्यान रख लीजिए, जो है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब और सारे टोटल ये 12 टॉपिक हैं। शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें भी आप सारे टॉपिक एक एक बार अध्ययन कर लेंगे इसका। इसमें सबसे मेन जो पूछा जाता है अगर आप चर्चा करें तो इसमें जो सबसे मैंने एक तो जो है श्रृंखला परीक्षण पूछा जाता है, क्रम व्यवस्था परीक्षण पूछा जाता है, दिशा विज्ञान परीक्षण पूछा जाता है, इसके साथ साथ रक्त संबंध पूछा जाता है और कथन तर्क दे देता है कभी कभी, ठीक है। और आलेख एवं वेन डायग्राम ये तो आता ही आता है। और इसके अलावा बैठक परीक्षण भी आपको तैयार करना होगा, ठीक है।
इसके अलावा पहेली परीक्षण, ये भी आप ध्यान रखिए, इसको भी आपको तैयार करना होगा। तो ये बिल्कुल मेजर टॉपिक बता रहा हूँ आपको, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। श्रृंखला आपको तैयार करनी होगी, ठीक है। और दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। इसके अलावा एक टॉपिक और है, वो है जो घड़ी का समय पूछता है, ठीक है। घड़ी का समय कितना होगा, घड़ी का समय जो है कितना होगा, इसको जो है पूछ लेता है जल के प्रतिबिंब में जोड़कर, ठीक है। जल के प्रतिबिंब में जोड़कर घड़ी का समय पूछ लेता है, वो भी आपको तैयार करना होगा। वो आपको कैसा आएगा, फिर मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर बिल्कुल साथ में रखिए। प्रीवियस ईयर को आपको साथ में रखना है, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी करवा देगा प्रीवियस ईयर। आप ध्यान रखना ये बात, प्रीवियस ईयर अगर आप रोज़ उसका अध्ययन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप सिलेबस तो लगातार पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ हमको तैयार करनी होगी। इसके अलावा जो इतिहास वाला पोर्शन है, ठीक है, इतिहास वाला पोर्शन है, इतिहास आपको किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। सबसे मेजर है इतिहास। मेजर तो इस लेवल में नहीं कह सकते कि इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, लेकिन एक सामान्य अभ्यर्थी को जो है राज्य का और जो है हमारे देश का जो है और राज्य का इतिहास पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतिहास तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे मेन आपको टॉपिक बता देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आने की संभावना रहती है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को बिल्कुल बढ़िया करके पढ़ लीजिए। इसके अलावा मौर्य काल है, जैन एवं बौद्ध धर्म, ठीक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर प्राचीन काल में अगर हम देखें तो इसके साथ साथ आपको किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ समकालीन से जोड़ के जरूर पूछता है, ठीक है। समकालीन व्यक्ति का जो है महत्व पूछ लेता है कि इसके समय में कौन समकालीन था। ये मध्यकाल से जो मध्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं, मध्यकाल में जो है क्वेश्चन इस तरह के ज़्यादा आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो प्राचीन काल में तो आप केवल यही पढ़िए, सिंधु घाटी तो मेन है, ठीक है। जैन बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन आता है। उत्तर मौर्य काल यानी कि अशोक कालीन जो शिलालेख हैं और जो अशोक के जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो देख लीजिए। इसके साथ साथ जो हर्षवर्धन का शासनकाल देख लीजिए, ठीक है। और ये सब हो गया। और इसके अलावा मध्यकाल में आ जाइए, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए। और इसके साथ साथ जो समकालीन व्यक्ति हैं, ठीक है, समकालीन व्यक्ति जरूर पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन एनटीए द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षा, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट की परीक्षा थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। अब आ जाइए आधुनिक काल में। आधुनिक काल में क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यूरोपीय का आगमन, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कम आता है। और इसके अलावा जो ब्रिटिश शासन है, ठीक है, 1857 का विद्रोह और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और उनकी वायसराय की उनकी नीतियाँ, ठीक है, किस नीति से क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नीतियाँ, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे मेन है इसमें जो भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ठीक है, यहाँ ये तो पूरा ही पोर्शन आपको पढ़ना होगा। ये सब आपको पढ़ना होगा क्योंकि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जो जितने भी अधिनियम हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी शासन काल में जितने भी आए हुए अधिनियम हैं, ठीक है, अधिनियम आपको एक एक करके सारे एक पेपर पे बनाइए टॉपिक कि जो है 1886 का ये अधिनियम है, 1773 का ये अधिनियम है, और जो है अन्य जितने भी अधिनियम हैं वो सारे टॉपिक बनाइए। इन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा और इन नीतियों की विशेषताएं क्या हैं, ये सब एक एक करके नोट कर लीजिए। क्योंकि एक क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली देखने को मिलेगा अधिनियम से। आपने पिछले वर्षों के पेपर में देखा भी होगा, क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे इन चीज़ों को तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में हो गई। केवल जो आधुनिक भारत से केवल इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं जो विश्व युद्ध के आए हुए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो लूसेंट है, लूसेंट पढ़ सकते हैं, जो सामान्य ज्ञान वाली लूसेंट है। और राष्ट्रीय आंदोलन तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। ये सब आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, लूसेंट से, लूसेंट मस्ट है, ठीक है,
लूसेंट क्या है, मस्ट है बिल्कुल। लूसेंट तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लूसेंट, हालांकि सारे क्वेश्चन लूसेंट से देखने को नहीं मिलेंगे, और लेकिन एक बेसिक ज्ञान के लिए आपको लूसेंट पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखें हम, ये तो हो गया हमारा जो इतिहास वाला पोर्शन है। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, एक प्रीवियस ईयर आपको साथ में रखना होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपको साथ में रखना होगा, आपको प्रीवियस ईयर रखना होगा, प्रीवियस ईयर रखना होगा। इसके साथ साथ आपको जो लूसेंट है, ठीक है, लूसेंट है वो पढ़नी पड़ेगी। तो ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और इसमें जो है देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था अभी, जो आयोग ने निर्धारित करा है कि जो है आपको किस प्रकार से चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अधिनियम वाला पोर्शन है, ये भी आपको, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। भारत सरकार के अधिनियम और जितने भी मतलब राष्ट्रवादी जो प्रतिक्रियाएं थी वो सब आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। उन सबको बार बार रिवीजन करिए, कई कई बार रिवीजन करिए, तभी आपकी बात बनेगी। विश्व इतिहास वही मैंने बताया, लूसेंट पढ़ लीजिए और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर देखते रहिए, तो इससे काम हो जाएगा। केवल हिस्ट्री के लिए तो इतना ही पढ़ना होगा आपको। इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो भूगोल वाला पोर्शन है, ठीक है। भूगोल वाला पोर्शन इसमें सबसे मेन है, इसमें भूगोल, ठीक है। विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, विविध शाखाएं, सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिक्रमण, ग्रहण, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति, उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह तंत्र, जलमंडल, समुद्री लवणता, समुद्र धाराएं, ज्वार भाटा, वायुमंडल, वायुमंडल की परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां एवं जनजातियां, परिवहन, वैश्विक तापन, व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक समूह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, रेखाएं। इसके अलावा जो भारत का भूगोल है वो तो आपको सभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसमें जितनी भी टॉपिक आ रहे हैं, जैसे कि भौगोलिक परिचय, उच्चावच एवं संरचना, ठीक है। और इसके अलावा साथ साथ आपको जो है पशुपालन, यानी कि आर्थिक भूगोल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया जोग्राफिकल जो हमारा एरिया है, यानी कि भूगोल वाला। जो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। और मैं आपको इसके लिए सोर्स बता देता हूँ, भूगोल से क्वेश्चन काफ़ी आने के चांस रहते हैं। तो भूगोल के लिए आप जो है घटना चक्र मस्ट है, घटना चक्र पढ़िए, घटना चक्र। इसके अलावा जो 11 की एनसीईआरटी है, ठीक है, 11 की एनसीईआरटी, उसमें जितने भी टॉपिक की मेंशन हैं सारे टॉपिक उसमें कवर कराए गए हैं, ठीक है। उसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी हद तक उसमें बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, आपकी जो बेसिक अवधारणा है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी उससे। तो भूगोल के लिए इतना ही रहेगा। और लूसेंट तो आप पढ़ ही सकते हैं, लूसेंट से आपका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो है बढ़ोतरी होगी उसमें। इसके अलावा राजनीति विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा जो है राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी कि पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना होगा। इसमें पॉलिटिकल साइंस में आपको जो है विभिन्न चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये सब जो पोर्शन है ये देखिएगा आप, ये कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है, ये आयोग ने सिलेबस में दे रखा है, ये हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है पोर्शन। तो राजनीति विज्ञान में हम अगर देखें तो आगे देखेंगे, इसमें टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। जो मेजर चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये हैं। जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, ठीक है, जो इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। ये डायरेक्टली जो लक्ष्मीकांत है वो सीधे सीधे टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आप घटना चक्र है वो पढ़ सकते हैं। और मौलिक अधिकार की अवधारणा, बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल, जो बेसिक बातें जो पूछी जाती हैं एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, एक अभ्यर्थी को पता होनी चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। और मौलिक कर्तव्य आपको पता होने चाहिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। और मौलिक अधिकारों की अवधारणा, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन सबका आपको संवैधानिक रूप से पता होना चाहिए। और उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा, ठीक है, आधारभूत अवधारणा, डीपीएसपी जो होता है, उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। भारतीय संसद के बारे में आपको पढ़ना होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये आपको पढ़ना होगा।
और इसमें सब चीज़ें शामिल की जा रही हैं, ठीक है। नागरिकता आपको पढ़नी होगी, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, सबसे मेजर टॉपिक है, और इसके अलावा देखेंगे आप जो पंचायती राज है, ठीक है। पंचायती राज में राज्य का अलग होगा, यानी कि स्टेट का अलग और सेंट्रल का अलग, ठीक है। वो आपको दोनों का अध्ययन करना होगा। जो पंचायती राज अधिनियम है उसको आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, बहुत अच्छी चीज़ है ये पढ़ने के लिए। और इसके आगे देखें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि जो भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बहुत अच्छा जो है पोर्शन है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लेता है, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ये ऐसे करके भी ध्यान रखना होगा। जो मानवाधिकार वाला पोर्शन है ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। सीधे लूसेंट में जाइए, ठीक है। लूसेंट में जाइए और उसके चाहे तो आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं लूसेंट में जाके। लूसेंट से जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन सबको पढ़िए एक बार, उनके शॉर्ट नोट बनाइए। और इसके साथ साथ आपको जो करंट अफेयर्स में चल रही चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है उठा लेता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, G20 से कई क्वेश्चन बने, कई पेपर जितने भी आए थे पिछले वर्ष, इस वर्ष 2024 में भी G20 से ढेरों सारे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि G20 चर्चा में था और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला अगर हम देखें तो सबसे जो डिफ़िकल्ट लगता है जो अभ्यर्थी होते हैं उनको, सबसे मेन लगता है अर्थशास्त्र, कि अर्थशास्त्र को कैसे तैयार करें, ठीक है। अर्थशास्त्र तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सीधे यहाँ से टॉपिक उठाइए, ठीक है। सीधे यहाँ से टॉपिक उठाइए, सीधे यूट्यूब पे डालिए उसको, ठीक है। आप चाहें तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, कुछ वीडियो मैंने भी अपलोड किए हैं। तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं और इसकी टर्म्स को समझने का प्रयास कीजिए। टर्म्स को समझिए और किताब से जो है कम पढ़िए इकोनॉमी को, क्योंकि इकोनॉमी समझने वाला विषय है, ठीक है। इसको समझना पड़ता है। तो इकोनॉमी के लिए आप जो है 11 की NCERT पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो यूट्यूब पे सीधे सीधे टॉपिक उठा कर डालिए, वहाँ से क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ जाएगा वहाँ से। और प्रीवियस ईयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा हूँ मैं, हर जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर की तो पूजा करके रखनी है, ठीक है। रोज़ पूजा करनी है इनकी प्रीवियस ईयर की। तो आप प्रीवियस ईयर जो है आपका बेड़ा पार लगाएगा, प्रीवियस ईयर लेके रखिए। तो सबसे मेन है इसमें, मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब से पढ़ सकते हैं आप इकोनॉमी को। और इसके अलावा जो राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आप कैसे नोट कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे जो यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर्स की वीडियो आती हैं उसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दृष्टि का चैनल है, ठीक है, दृष्टि के चैनल पे जो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स होता है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा पिछले कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना होगा, ठीक है। 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना होगा, जब ही आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। अगर आप इतना सब कर लेते हैं तो अब आपके चांस कितने बन जाते हैं कि आपको कितने नंबर लाने की आवश्यकता होगी। देखिए, जो कोई भी ग्रुप सी का एग्ज़ाम है 65 से 70 के बीच जो है कट ऑफ रहती है, ठीक है। 65 से 70 के आसपास कट ऑफ रहती है। आपको कोशिश ये करनी होगी कि 70 प्लस लेके आने हैं, ठीक है। 70 प्लस ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। ये 70 से तो एक नंबर कम नहीं होना चाहिए, 70 तो रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। 70 नंबर आप प्लस में रखेंगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि राज्य में उतना कंपटीशन नहीं होता जो जितना अन्य स्टेट में होता है। तो आप मान के चलिए कि 70 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है ध्यान में रखेंगे। आप जो है किस किस तरह से तैयारी करनी है, आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी। आपका टाइम टेबल किस प्रकार होना चाहिए, उसके लिए मैं अगली वीडियो में बात करूँगा कि आपको टाइम टेबल किस प्रकार बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। ये मैंने हालांकि बता दिया है, और कुछ बुक रह गई हैं, जैसे कि उत्तराखंड के लिए जो है हम बात कर रहे हैं। ये तो GS का और हिंदी की बात करिए। अगली वीडियो में उत्तराखंड के लिए विशेष जो है वीडियो बनाऊंगा उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड में जो है किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए उत्तराखंड के लिए, ये GS और रीजनिंग और उसके लिए हिंदी के लिए बात की है हमने। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।